एनीमिया एनीमिया को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एनीमिया एनेस्थेटिस्ट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है एनीमिया? व्हाई एनेस्थेटिस्ट आर सो वरीड के पेशेंट को एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है? सर हमने क्योंकि एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में पेशेंट को रखना होता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पेशेंट की बॉडी की कम हो जाएगी जब एनीमिया होगा। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखना होता है, ये क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, यूजुअली वी हैव टू रिसोर्ट टू आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन का इससे कैसे ताल्लुक है? जी सर देखें, इस तरह होता है ना कि बेसिकली इसका आंसर ये है कि जो मेन डिटर्मिनेंट होता है ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी, ठीक है, मेन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी कह लें, ऑक्सीजन फ्लक्स कह लें, ऑक्सीजन कंटेंट कह लें, वो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन से जो कैरी होता है ना ऑक्सीजन, वो दैट इज द मेन डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज अ माइनर कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड विल फॉल ट्रेमेंडसली, ठीक है। जो उसका फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन कंटेंट का, वो किसी को याद है? ऑक्सीजन कंटेंट के अंदर जो मेन जो डिटरमिनेंट होता है ना, वो हीमोग्लोबिन होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है, ठीक है। और जो 1.34 होता है जो कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय एचबी मल्टीप्लाई बाय आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्लस 0.003 मल्टीप्लाइड बाय सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये जो 0.03 वाला कंपोनेंट होता है ना, वो तो माइनर कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो जो मेन कंपोनेंट है वो आपका जो है वो कैरिड बाय हीमोग्लोबिन है। यानी कि इसको अगर आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव फनी वर्ड में बोलें कि हीमोग्लोबिन इज द कार इन विच ऑक्सीजन इज ट्रैवलिंग, ठीक है। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन की जो एक बुकिश डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? एनीमिया की, सॉरी, हीमोग्लोबिन से निकली। जी, व्हाट इज एनीमिया? सर आवाज आ रही है सर? जी जी, आप बोले सर। डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेस्पेक्ट टू एज एंड सेक्स। ठीक है। तो यूजुअली जो WHO क्या कहता है एडल्ट में कितनी होती है, क्योंकि वो आपसे MCQ में भी आ सकता है ये ना। एडल्ट के अंदर कितना होता है? सर लेस देन 12 होता है एडल्ट वुमेन में, और प्रेगनेंसी में लेस देन 11 होता है। नहीं, और मेल्स में नहीं बताना। सर मेल्स में 13 होता है, 13 लेस देन 13 होता है, 14 होता है, बहरहाल ये वैल्यू देख लीजिएगा। तो अच्छा, उसके बाद ये कि अगर एनीमिया को अगर आप करना चाहें क्लासिफाई, ठीक है, तो किस तरीके से एनीमिया को क्लासिफाई किया जाता है? सर ब्लड लॉस एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एक हेमोलिटिक एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नहीं, आप ये बेतरतीब बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको तरतीब करने की कोशिश करें। देखें, या एक्यूट होगा या क्रॉनिक होगा, ठीक है, या कॉम्पेंसेटेड होगा या डीकम्पेंसेटेड होगा, ठीक है। उसके बाद इटियोलॉजी अकॉर्डिंग टू द कॉज, ठीक है। ये जो आपने बोला है ना, ये इटियोलॉजी अकॉर्डिंग टू कॉज है, माइक्रोसिटिक वर्सेस मैक्रोसिटिक, ठीक है। तो ये जो स्पेशली जो FCPS का जो लॉन्ग केस होता है ना, उसके अंदर एनीमिया आने के चांसेस होते हैं। और एक्चुअली ये आमतौर पे लोग जो हैं वो CVS और ये बाकी केसेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ये एनीमिया का केस जो है ना, ये थोड़ा सा बिहाइंड द सीन चला जाता है। तो मुझे पर्सनली मेरा लॉन्ग केस एक एग्जाम में था कि पेशेंट
वो प्रेग्नेंट थी पेशेंट वो, ठीक है, और उसके अंदर सीए इसोफेगस था। तो सीए इसोफेगस की वजह से उसकी ओरल इनटेक ही बहुत कम थी, तो उसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी की भी वजह से उसको एनीमिया डेवलप हुआ था, ठीक है। तो मतलब ये है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उसके अंदर यही इसी तरीके से ही वो आपसे पूछेंगे, ठीक है। कॉजेज हो गए। अच्छा, एनीमिया जब होता है तो बॉडी कंपनसेट कैसे करती है? कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर देती है। कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज सर इंक्रीज इन टैकिकार्डिया हो सकता है। सॉरी सर दूसरा कंपनसेशन हो जाती है सर। नहीं नहीं, जो हमारे सेल्स है ना, कंपनसेशन की तो हम नहीं कंपनसेशन की ही बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे होती है कंपनसेशन, क्वेश्चन ये है ना। पेरिफेरल जो सेल्स है ना, टिश्यूज बॉडी, वो कम ऑक्सीजन पे राजी हो जाते हैं। नहीं, ये पहली चीज नहीं है। सर पहले रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है, टैकिकार्डिया होता है। देखिए मेरी बात सुने, पहले एक चीज हमने बता दिया, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो उसके साथ एक और चीज नहीं बढ़ेगी? सर 2-3 DPG लेवल्स। 2-3 DPG लेवल वो तो टिश्यू, वो उसकी वो अलग चीज है। मतलब बेसिकली जो है वो जो वॉल्यूम है ना, डिक्रीज एफिनिटी वेजोडाइलेटेशन होगी, और बेसिकली कार्डिक आउटपुट जब ज्यादा होगा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डाइल्यूट, मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपकी वेजोडाइलेटेशन होगी। ये जो आप बता रहे हैं ना 2-3 DPG, ये 2-3 DPG का क्या इफेक्ट होगा? सर ये राइट एक्सिस डेविएशन करेगा, राइट एक्सिस डेविएट करवाएगा। राइट एक्सिस नहीं, इसको कहते हैं शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड्स राइट, ठीक है। यानी कि सर उसकी जो अनलोडिंग होगी ना ऑक्सीजन की, वो इजी होगी। वेरी गुड, ठीक है। मतलब बेसिकली आप ये समझ लीजिए, ये जो होता है ना, ये टिश्यू लेवल पे जाके कौन सा इफेक्ट होता है जिससे अनलोडिंग होती है, जो आपने लफ्ज बोला है अनलोडिंग का, उसको क्या कहते हैं? हेल्डेन इफेक्ट। नहीं, वो बोहर इफेक्ट होता है, ठीक है। जो हेल्डेन इफेक्ट होता है वो क्लोराइड शिफ्ट होता है ना, वो दूसरा होता है, ठीक है। वो लंग्स में होता है। लंग्स में होता है, ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी आ गई है, तो मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं बोल देता हूँ, व्हाट इज डबल बोहर इफेक्ट। किसी जमाने में ये चीजें बहुत अच्छी तरह पढ़ी थी EDA करते हुए, क्योंकि वहां पे बेसिक साइंसेज होता है। डबल बोहर इफेक्ट का नाम सुना है किसी ने? सर मैंने सुना है, अभी याद नहीं आ रहा कि क्या होता है। चले, सर ये प्रेगनेंसी में होता है, और जी जी, किस तरह होता है? सही से याद नहीं आ रहा अभी। मतलब आप ये समझ लें कि मैटरनल साइड पे राइट पे शिफ्ट होता है, ठीक है, और फीटल जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें शिफ्ट कहाँ की तरफ होता है? लेफ्ट की तरफ होता है ना, तो उसमें इन्फिनिटी हो जाती है, तो इसको डबल बोहर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन, अच्छा इसमें ना एक MCQ में ये भी आ सकता है कि कौन से कितने टिश्यू एक्सट्रैक्शन होती है नॉर्मली? सर 25% होती है ना, वो 4 मॉलिक्यूल होती है ना। सबसे ज्यादा बॉडी में किसकी, कौन सा टिश्यू जो है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेता है? जिसकी टिश्यू ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन पहले ही बहुत ज्यादा होती है। जी, मायोकार्डियल टिश्यू। मायोकार्डियम टिश्यू, ठीक है, वो 75% तक उसकी एक्सट्रैक्शन रेशियो होती है, वो पहले ही बहुत ज्यादा ले रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा, जब एनीमिया का वर्कअप करते हैं तो उसके अंदर ना कौन कौन सी चीजों को आमतौर पे हम देख रहे होते हैं, जो उसका एनीमिया का जो वर्कअप होता है, उसमें एक MCH होता है, एक MCHC होता है, एक MCV होता है, ठीक है। उसके बाद रेटिकुलोसाइट काउंट होता है,
तो इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जो मतलब अगर एमसीवी ज्यादा है तो ये कौन सा एनीमिया होगा, मैक्रोसिटिक। तो मैक्रोसिटिक के क्या कॉजेज होते हैं? विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। वेरी गुड, ठीक है। और जो अब आपको इसको कोरिलेट करना है और चीजों से। अच्छा, नॉर्मोसिटिक एनीमिया किसमें होता है? Anemia of chronic disease. जो क्रॉनिक, chronic disease, ब्लड लॉस। जी। और Acute blood loss. जी, और मुझे बताएं कि कौन सी जो होती है कंडीशन, जो कौन सा फैक्टर होता है कि जो हीमोपोइसिस को कंट्रोल करता है, उसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है? किडनीज। किडनी से, ठीक है। इसलिए जो रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एनीमिया होने की और भी बहुत सारी रीजन होती हैं, जिनमें से एक मेजर रीजन ये होती है, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसिटिक की क्या कॉजेज होती है? आयरन डेफिशिएंसी। अच्छा, तो जब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का वर्कअप अगर करना हो तो उसके अंदर जो है वो क्या नाम है उसका, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को देखा जाता है, ठीक है। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी अगर बढ़ रही है तो ये उसका एक फैक्टर होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो आयरन का जो लेवल्स हैं वो करवाए जाते हैं, फेरिटिन करवाया जाता है। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है, ये आप देख लीजिएगा, लेकिन एमसीक्यू में ये आ सकता है, ठीक है। उसको अभी हम देखते हैं आगे। तो अच्छा, फिर एक रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है ना, या हाई होता है या लो होता है, ठीक है। तो उसकी भी कुछ इंटरप्रिटेशन होती है मेरे ख्याल। जब अगर अब नॉर्मल सेल्स, बेसिकली इमेच्योर सेल्स होते हैं ना रेटिकुलोसाइट्स, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा हो रहा होगा हेमोलिसिस, तो उसमें इतनी जल्दी डाउन मर है उसको कंपेंसेट नहीं कर पाएगा, तो अब नॉर्मल सेल्स आएंगे, ठीक है। तो ये इसकी कुछ चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंपेंसेशन का हमने बता दिया। डीकंपेंसेशन कैसे होगी, कब हम कहेंगे कि एनीमिया डीकंपेंसेट होगी? सर ऑर्गन जो मुख्तलिफ होते हैं रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो लाइक नो इस्कीमिक हार्ट डिजीज द रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। नहीं, ये बात नहीं है। आप कब कहेंगे, आपने एक पेशेंट देखा, ठीक है, आपने उसको पेशेंट को देखा, आप कब कहेंगे कि पेशेंट अब डीकंपेंसेट हो गया? सर कार्डिक फेलियर डेवलप होना शुरू हो जाए। वेरी गुड, कार्डिक फेलियर हो जाएगा। कार्डिक फेलियर होगा तो हम उसको कैसे लेबल करेंगे कि ये क्या है, किस स्टेज पे है कार्डिक फेलियर? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। वेरी गुड, क्लास 3 और 4 जो है ना वो डीकंपेंसेटेड, ठीक है। तो बेसिकली उसके अंदर वो माइल्ड एक्सर्शन पे डिस्निया हो रहा होगा। और वैसे जब भी कार्डिक आउटपुट बढ़ता है तो बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी होती है, और क्या उसको कहते हैं, ये जो है ना हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर में जाता है एनीमिया, ठीक है। और किस किस कंडीशन में हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो सकता है? एक कॉमन एक कंडीशन कौन सी होती है सर? बेरी में सेप्सिस में कौन सा होता है? कार्डिक आउटपुट ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। देखिए ना, बेरी आप बता रहे हैं, बेरी तो हमसे बहुत दूर दराज की है ना, होगा उसमें भी होगा, लेकिन जो अपने से रिलेट, अपनी मस्जिद के करीब करीब रहे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि जो कंपेंसेशन हो रही होती है ना, वही बेसिकली एक कुएं में एक बंद गली की तरफ जा रहा होता है पेशेंट, ठीक है। टैकीकार्डिया हो रहा है, अब टैकीकार्डिया से मजीद ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, ठीक है। फीवर है या सेप्सिस होता है या तो उसके अंदर टैकीकार्डिया होता है, तो बेसिकली वो रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये रीजन होती हैं ये सारी, इसमें बेसिक कुछ चीजों को मैंने टच करने की कोशिश की है, ठीक है। तो अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि आप जो है एक पेशेंट है, उसकी कोई एक सर्जरी होनी है इलेक्टिव, तो उसके अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम है तो आप कैसे उसको एवेलुएट करेंगे, क्या करेंगे आप? जी, सीबीसी कराएंगे। सीबीसी कराएंगे और पेरिफेरल ब्लड फिल्म करवा सकते हैं, और आप इसमें ये बोलें कि वी विल कंसल्ट हीमेटोलॉजिस्ट, क्योंकि बेसिकली ये हमारा काम नहीं है एनीमिया का वर्कअप, ठीक है।
आप उसमें देखेंगे, लेकिन आप ये बता के साथ, और अगर आप वाईवे के रेफरेंस से और उसमें मतलब एमसीक्यू के अंदर भी ये है कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या होती हैं। यूजुअली अगर आयरन डेफिशिएंसी, वैसे तो है कि रूल आउट द कॉज, एनीमिया होने की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने बाकी उसके इंडिविजुअल कॉजेज देख ली। तो या तो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम होती है, या डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, या लॉस हो रहा होता है, ठीक है, यूजुअली यही होती है ना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि कहीं कोई मेनोरेजिया की हिस्ट्री तो नहीं है, अपर जीआई ब्लीड की हिस्ट्री तो नहीं है, हेमाटोमेसिस या मेलिना की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, फॉर एनी फ्रॉम एनी साइड। तो आपने बेसिकली उसकी तरह आपको एक पॉसिबल पता लग जाएगा। जैसे अगर कोई एल्कोहलिक है तो उसके अंदर, एल्कोहलिक के अंदर कौन सा एनीमिया होता है? मेगालोब्लास्टिक सर। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये आपको थोड़ा सा उससे अंदाजा हो जाएगा। आप उसकी हिस्ट्री, डिटेल हिस्ट्री उसमें आपको उसका कॉज। जी, ड्रग इंड्यूस एनीमिया। आई एम सॉरी सर ड्रग्स की वजह से भी होता है ना anemia? हाँ, वो वही मैं उस टाइम पे बोलते बोलते मैं फिर दिमाग से निकल गया। ये जितनी इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन हैं उनसे हो सकता है, जो एंटी न्यू प्लास्टिक मेडिसिन होती हैं उनसे हो सकता है, जो आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनसे हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको एक लिस्ट अपनी बना के रखनी है कि कौन कौन सी दवाइयों से एनीमिया हो सकता है, ठीक है। एक एंटी थायराइड मेडिसिन होती है, उससे भी होता है, वो कौन सी है? मेथिमाजोल। जी, ठीक है। तो मतलब आपको ये इस तरीके से इसमें है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास अगर आयरन डेफिशिएंसी हो, आयरन को कैसे करेक्ट करते हैं? ओरल और आईवी फॉर्म में होता आईवी आयरन, लेवल आई एम सॉरी, ट्रीट, हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन लेवल के अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है। अगर मोर देन 10 हीमोग्लोबिन लेवल है तो वो ओरली इसको ट्रीट किया जा सकता है, या डाइटरी उससे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर लेस देन 7 है तो फिर हमें या तो हमें आयरन सप्लीमेंट्स देने होते हैं, या फिर अगर पेशेंट डिकम्पनसेट कर रहा होता है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है। अच्छा मुझे बताइए कि आईवी आयरन अगर पेशेंट ले रहा हो या तो उसमें क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं? सबसे पहले उसमें क्या हो सकता है? एनाफिलैक्सिस हो सकता है, एनाफिलैक्सिस, ओवरलोड हो सकता ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। जो रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या सॉरी जो है आपकी रिपीटेड जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाँ, वो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली ये है कि वो हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर एक सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया, ये एटलीस्ट दो आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे वाया ओरल आयरन। ओरल आयरन कितना टाइम लगता है ये तकरीबन? आई थिंक 1 मंथ। 1 to 2 months सर। हाँ जी, 4 to 6, हाँ वही 1 to 2 मंथ ही बनेगा, 4 to 6 वीक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ना आपकी जो इरास के बारे में हम लोगों ने बातें की थी ना, वो सारी बातें इसकी प्रिपरेशन में आ जाएंगी, ठीक है। आप कोशिश करेंगे कि आप ऐसे करें जिसमें ब्लीडिंग कम हो, मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर हो, और जो इसके अंदर जब आप एनेस्थीसिया की आप प्लानिंग कर रहे होंगे, और क्या क्या चीजें आप कंसिडर कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड ब्लड लॉस, टाइप ऑफ सर्जरी। जी, और नहीं मतलब आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको बेसिकली देखें ना, अगर एनीमिक पेशेंट है अभी, तो आप उसके अंदर क्या नाम है उसका, क्या क्या टेक्निक्स आपके दिमाग में होंगी? एक तो अब एक सिनेरियो होगा कि वो आपके पास टाइम है, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप उसको जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में आ गया। तो अगर इमरजेंसी में आ गया है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगी? ब्लड सेविंग सेल सेवर टेक्निक है, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया है सो दैट उसका ब्लीडिंग लॉस कम हो, सर्जिकल फील्ड को एलिवेटेड रखेंगे, अवॉइड वीनस कंजेशन। सबसे पहले देखें, मैं शायद क्वेश्चन में सही फ्रेज नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम ब्लड को पहले से निकाल के स्टोर कर लें, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसी एनीमिक पेशेंट है, या एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो जो ब्लड कंजर्वेटिव स्ट्रेटजीज है ना,
उनके अंदर बेसिकली, शायद मैं ये सवाल मैंने गलत फ्रेज कर दिया, इसके मौके महल के हिसाब से नहीं था ये क्वेश्चन मेरा, कि ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन था कि कौन कौन से मैन्यूअर्स आप करेंगे टू अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ये बेसिकली जो आपने बताया ये इंट्राऑपरेटिव चीजें। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी होती है हीमोडाइल्यूशन की, तो हीमोडाइल्यूशन किस तरह से करते हैं और क्या क्या होती हैं ऑप्शंस उसमें? सर इसमें ब्लड क्या चीज? जी बोले। सर वो पेशेंट का ब्लड आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसे क्रिस्टलाइट से रिप्लेस कर देते हैं और फिर बाद में उसी का ब्लड इन्फ्यूज कर देते हैं, ये इसको क्या हीमोडायलिसिस कहते हैं? ये इसको क्या कहते हैं? एक्यूट नॉर्मोवोलिक हेमोडायलिसिस। न्यूमोडॉन। एक ये होगा कि आप उसमें एक्स्ट्रा वॉल्यूम दे दें, ठीक है, उसको हाइपरवोलेमिक हीमोडाइल्यूशन कहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी की ही एक एक्सट्रीम टर्मिनोलॉजी होती है कि आपने ब्लड उसी का निकाल के सेव कर लिया, ठीक है, और आपने उसको सप्लीमेंट भी दे रहे हैं, आप उसी का ब्लड स्टोर भी कर रहे हैं। आप अगर ऐसी सर्जरी है जिसमें रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं या एक जो है कुछ इसमें, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और जो इंटरनेशनल एग्जाम्स देते हैं ना, वहां पर एक टर्म बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, जिहोवाज विटनेस। तो जिहोवाज विटनेस जो होते हैं उनमें दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं कि जो ब्लड रिसीव ही नहीं करते, एक ये होते हैं कि अपना ब्लड ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में वो बंदा जो अपना ब्लड ले सकता है उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर आप अपना ही ब्लड लगाएंगे उसको, तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा कम चांसेस होंगे, ठीक है ना। तो ये इसकी सॉरी ऑटो ट्रांसफ्यूजन सर, ऑटो ट्रांसफ्यूजन ही है ना ये, ठीक है। उसी की ही एक फॉर्म जो है वो ये है कि आपने पहले से स्टोर कर लिया, एक है कि आपने सर्जरी के शुरू में निकाल के रख लिया, एक ये है कि आपने सेल सेवर लगा दिया। सेल सेवर से भी यही होता है बेसिकली, सेल सेवर के अंदर भी यही होता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है आपकी टाइप ऑफ एनेस्थीसिया पे डिपेंड करेगा। मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी आप यूज करेंगे, हाइपोटेंसिव एनेस्थीसिया यूज करेंगे, एलिवेशन ऑफ द लिम्ब करेंगे। एक कोई चीज है जो ऑर्थोपेडिक में यूज करते हैं, टॉर्निके, ठीक है। तो टॉर्निके भी रिड्यूस करेगा ब्लड लॉस। अच्छा, उसके अलावा जो है वो आप ऐसे फैक्टर्स, जो माय बेस्ट फ्रेंड है ना मेरे माय बेस्ट फ्रेंड, उनसे भी ब्लीडिंग, हाइपरकार्बिया होगा तो वेजोडाइलेटेशन होगी, आप ऐसी जगह पे उसमें उससे कूलिंग होगी, उससे भी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और दवाइयां हैं जो दे सकते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ट्रांसएनेमिक एसिड माइक्रोवास्कुलर। जी, ट्रांसएनेमिक एसिड का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है? एंटी फिब्रिनोलिटिक है। एंटी फिब्रिनोलिटिक है। अच्छा, दूसरे मुझे इसी में ही एक कैप्रिक एसिड भी होता है इस तरह करके ना, अमाइनो कैप्रिक एसिड, ठीक है। और जो है ना इसमें एक इसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू में ना इसका एक साइड इफेक्ट ना, इससे एम्बोलिज्म भी हो सकता है, इससे माइक्रो एम्बोलाई हो सकते हैं। इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए बात। अच्छा, उसके बाद और एक बात मेरे दिमाग से ट्रांसएनेमिक एसिड से हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसएनेमिक एसिड यूजुअली जो है वो किन सर्जरीज में यूज किया जाता है? ट्रांसएनेमिक एसिड को यूज करने का बेहतर तरीका क्या है, बोलस या आईवी, क्या इन्फ्यूजन? इन्फ्यूजन में देंगे और ऑर्थोपेडिक्स और गायनी वगैरह में यूज करते हैं। गायनी में यूज होता है सर। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, जॉइंट रिप्लेसमेंट जो सर्जरीज हैं उनमें, ठीक है, उसको आप इन्फ्यूजन में दें तो उसके साइड इफेक्ट्स रिलेटिवली कम होते हैं, बोलस में देने से इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई चीज। सेल सेवर के बारे में, सेल सेवर क्या होता है? ब्लड जो लॉस होता है उसमें से वो सेव कर लेते हैं, वापस ले आते हैं साफ शॉप करके किसी तरह। एक मशीन होती है और सेल सैल्वेज मशीन होती है, ठीक है। उसमें बेसिकली सर्जिकल साइट पे दो सेक्शन होती हैं, एक डर्टी और एक क्लीन, ठीक है। तो जो अगर कोई उसके अंदर ऐसा मटेरियल आ गया जो डेब्रिस है या कोई ऐसा इन्फेक्टेड मटेरियल है, तो वहां पर के लिए दूसरी सेक्शन होती है। तो जो फ्रेश ब्लड लॉस हो रहा होता है वहां पे वो सेक्शन करते हैं, वो एक क्लोज सिस्टम होता है, स्टीराइल, उसके अंदर ब्लड स्टोर होता है, उसके अंदर क्लीनिंग का सिस्टम होता है, वॉशिंग का होता है, और फिर उसको वो कॉन्सेंट्रेट करके
तकरीबन 70 to 80% हीमेटोक्रिट का वो बन जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि इसके अंदर सिर्फ आरबीसीज होते हैं, इसके अंदर बाकी प्रोडक्ट्स नहीं होते, ठीक है। तो ये इनीमिया को करेक्ट करेगा, बाकी चीज़ों को नहीं करेक्ट कर सकता, ये ध्यान में रखें बात, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके बारे में किन कंडीशंस में सेल सेवर की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, दो आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या है? एक पता है किसी को? मैलिग्नेंसी और इन्फेक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसी, और एक दूसरा ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट में जो एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप उसमें फिल्टर्स यूज करेंगे, स्पेशल फिल्टर्स होते हैं जो आपको यूज करने हैं, ठीक है। और हमेशा सर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इनकी यूजेज की फॉर एमनियोटिक फ्लूइड या फीकल कंटेंट्स के? हाँ जी, फीकल कंटेंट्स, एमनियोटिक फ्लूइड और ये जो है मैलिग्नेंसी, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बाकी चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब हम आएंगे कि इस एनीमिक पेशेंट को पेरी ऑपरेटिव आपको क्या स्पेशल केयर करने की जरूरत है, इंडक्शन के वक्त कोई प्रॉब्लम, मेंटेनेंस के वक्त कोई प्रॉब्लम। और क्योंकि देखें बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक, कंपेंसेटेड वर्सेस डिकम्पेंसेटेड, और जो उसकी जो बाकी कॉज हैं। और आप ये देखें कि आप, अच्छा फिर ये कि कोमॉर्बिडिटी कौन सी, ट्रांसफ्यूजन ट्रिगर क्या होता है वैसे? सर हेमोग्लोबिन पॉइंट वेयर वी शुड ट्रांसफ्यूज यूजुअली जो है ना वो 7 पे ना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है गाइडलाइंस में। और ये कि कहीं पे 6 है, कहीं पे 7 है, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट में 6 to 7 है, और कार्डिक पेशेंट में 10 है, ठीक है। जिसके अंदर इस्केमिक हार्ट डिजीज है उसके अंदर 10 है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसी से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, हाउ टू कैलकुलेट अलाउएबल ब्लड लॉस, ठीक है। अलाउएबल ब्लड लॉस का आपको फार्मूला आना चाहिए, और अपनी अगर आप प्रैक्टिस कर लें 5-6 दफा डेली केसेस में जो भी आ रहे हैं, जूनियर्स के लिए तो ये मैंडेटरी है, ठीक है, कि वो अलाउएबल ब्लड लॉस निकालें, फ्लूइड निकालें कि कितना फ्लूइड देना होता है। ये जस्ट मेक इट अ हैबिट, और आफ्टर सम टाइम आपके दिमाग के अंदर ये प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होगी कि आपको सेकंड नेचर बन जाएगी, ठीक है। सिकल सेल के अंदर सेल सेल्वेज नहीं करते यार, ये तो मुझे नहीं पता भाई, ये इसकी रीजन क्या थी अरसलान? सिकल सेल में शायद सर ये मैं शायद ये कह रहा हूँ, वो ये इस वजह से वो एसिडोसिस में और सिकलिंग प्रोसेस ज्यादा हो जाता है उन सेल्स में। सेल सेवर का इससे क्या ताल्लुक है? टॉर्निके होता है, टॉर्निके इज रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिकल सेल डिजीज, सिकलिंग हो सकती है। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आते आते दिमाग से निकल गई थी, वो है हाइपोथर्मिया, ठीक है। ब्लीडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइपोथर्मिया, कि हाइपोथर्मिया में ब्लीडिंग बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने किया। अच्छा, इंडक्शन में कोई खास बात, इंडक्शन करने में, एनाल्जेसिया में कोई इसकी खास इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में आ रही है? सर लो डोज इंडक्शन करते हैं क्योंकि फिर एनीमिया में पेशेंट कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये मैं बोलना चाह रहा था आपको, मैंने हिंट दिया, मैंने खुद से नहीं किया। इसमें आपको बताना क्या चाहिए, इंडक्शन, इनहेलेशनल इंडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है और आईवी इंडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है, ये एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा। सर इन आईवी इंडक्शन में तो सर यही होगा कि ये बहुत प्रोफाउंड वेज़ोडाइलेशन करवाते हैं आईवी इंडक्शन, फास्ट हो जाएगी जिसकी वजह से आईवी इंडक्शन फास्ट। देखें, जब आपसे कोई ये सवाल पूछे ना आईवी इंडक्शन पे क्या इफेक्ट होगा, तो आपने ये बताना है कि आईवी इंडक्शन या फास्ट होगी या स्लो होगी, ठीक है। और आप वो जो बता रही है ना, वो उसका इफेक्ट है, ठीक है। इसमें जी, उसमें मतलब बेसिकली है कि वो प्रोफाउंड हाइपरटेंशन होगी। जाहिर बात है, जब आप क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट का नहीं चक्कर होता, क्योंकि बेसिकली कार्डिक आउटपुट तो ज्यादा हो जाता है ना, तो ये अच्छा। और इनहेलेशनल इंडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है? सर इनहेलेशनल इंडक्शन स्लो होगी, सारों की स्लो हो जाएगी।
सर जो डीकम्पनसेटेड होते हैं उनकी स्लो होगी। नहीं, ये इसका ये आंसर नहीं है। जो इनहेलेशनल एजेंट्स होते हैं उनमें क्या अमंग द इनहेलेशनल एजेंट्स कोई डिफरेंस होता है? सर सीवोफ्लोरिन कंपैरेटिवली जो होती है वो कार्डियोवास्कुलर डिप्रेशन होती है, तो उसमें ऐसा हो सकता है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, आप किरत आप मेरे क्वेश्चन को पिक नहीं कर रहे। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इनहेलेशनल इंडक्शन की स्पीड पे एनीमिया की वजह से क्या तमाम एजेंट्स में एक जैसा इफेक्ट होगा, या चलिए अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे होगा और सबसे कम इफेक्ट किस पे होगा? सर हेलोथेन की वजह से रिएक्शन फास्टर होगी हेलोथेन की। नहीं नहीं, हेलोथेन की कैसे फास्ट होगी? क्योंकि वो ब्लड उसके एनीमिया की वजह से उसकी कम होगी, तो उसकी नहीं अब एब्जॉर्प्शन कम होगी। नहीं 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 नहीं, ये आप गलत कॉन्सेप्ट है आपका, इसको करेक्ट कीजिए। अभी अगर आप ये मुझे कोई बताया कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द इनहेलेशनल इंडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सब मॉलिक्यूलर वेट है, ऑयल गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट है, मॉलिक्यूलर वेट, कार्डिको एक सेकंड, मॉलिक्यूलर ब्लड वेट, गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट सर, और वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, अजहर देख लो ज्यादती है ये। सर मैक, ब्लड क्लॉट सॉल्युबिलिटी। देखें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन द रेट ऑफ इंडक्शन ऑफ इनहेलेशनल एजेंट? फ्रेश गैस फ्लो, वेरी गुड। कार्डियक आउटपुट, ब्रीदिंग सर्किट, ब्रीदिंग सर्किट नहीं, फ्रेश गैस फ्लो एक फैक्टर है। फ्रेश गैस फ्लो से ब्लड Number two. सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सर कार्डियक आउटपुट। एल्वियुलर प्रेशर, एक सेकंड, फ्रेश गैस फ्लो नंबर 1, मिनट वेंटिलेशन, मिनट वेंटिलेशन, और तीसरी एल्वियुलर प्रेशर, नहीं, एल्वियुलर प्रेशर, तीसरी चीज ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट। मॉलिक्यूलर प्रेशर, देन ब्लड गैस कोएफिशिएंट, सॉल्युबिलिटी। मॉलिक्यूलर वेट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है जमील। नहीं, मैंने मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मॉलिक्यूलर वेट का इंडक्शन में नहीं है, मगर और इस दूसरी जगह पे आ सकती है, जैसे कि इस वक्त हम सिर्फ इंडक्शन की, सॉरी, हाँ वही है, मैटरनल टू फीटल का है, इस वक्त हम सिर्फ इंडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। तो मॉलिक्यूलर वेट इसमें मैंने नहीं कहा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अप्लाई नहीं होता, यहाँ पे फ्रेश गैस फ्लो, हाँ जी, अब प्रेशर। इसके अंदर अगर कोई सवाल ये पूछे कि डेस्फ्लोरेन पे ज्यादा इफेक्ट होगा एनीमिया में या हेलोथेन पे ज्यादा इफेक्ट होगा, यानी कि किसकी इनहेलेशनल इंडक्शन स्लो होगी, ज्यादा स्लो हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट ज्यादा, डेस पे क्या होगा, डेस्फ्लोरेन पे क्या होगा, स्लो होगी डेस्फ्लोरेन पे। नहीं, आई थिंक ये अपोजिट है, फिर ऑपोजिट है, ठीक है? डेस्फ्लोरेन पे मिनिमम इफेक्ट होगा, क्योंकि डेस्फ्लोरेन ऑलरेडी सॉल्युबल है ना, हाँ, और वो सॉल्युबल है ही नहीं ना, तो उसका ब्लड फ्लो से इतना ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है? हेलोथेन इस पे डिपेंड करती है, तो हेलोथेन का ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है? ये एमसीक्यू के रेफरेंस से है ये एक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है? और इनहेलेशनल इंडक्शन हो गया, आईवी इंडक्शन हो गया, इसके अलावा मेरे ख्याल से एनीमिया में और हम लोगों ने काफी चीजें, अगर कोई चीज में ऐसे मिस हो गई है तो आप बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली मेरा प्लान तो ये था कि सिकल सेल और थैलेसीमिया भी करेंगे, लेकिन कुछ मेरे घर में मेहमान आ गए, तो आई विल हैव टू फिनिश द डिस्कशन एंड वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह यहीं से ही। कल हम थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज और दूसरा मैंने टॉपिक क्या लिखा था, भूल ही गया, सुबह मैंने क्या लिखा था, एनीमिया, हाँ, इंशाल्लाह कल इसको हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, सेम टाइम। ओके सर। एनीमिया के रेफरेंस से ना प्लीज आप लोग जो है ना, जो क्योंकि बहुत सारी जो माइन्यूट चीजें हैं वो शायद मैंने नहीं कवर की, वो रट्टे वाली चीजें, आपको जो है ना, जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, उसके बाद ट्रांसफेरन, उसके बाद जो बेसिकली जो इसको क्योंकि ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आपको आयरन के मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है? बाकी हम लोगों ने एनीमिया को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के लेवल से, ऑक्सीजन कंटेंट के लेवल से, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो के लेवल से, के रेफरेंस से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व किस तरह चेंज हो जाता है, शिफ्ट टूवर्ड राइट होता है, 2-3 डीपीजी बढ़ जाता है,
उसका इफेक्ट किस तरीके से होता है, एनीमिया में कंपेंसेशन कैसे होती है, डिकम्पेंसेटेड हो जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स को कवर किया। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल बाकी इसको करेंगे। ठीक है, ओके ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।